हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम हमारी पॉलिटी सीरीज़ का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की पावर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, सीएम एंड देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब के बारे में हम क्या क्या फैक्चुअल डेटा है जो एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सारे फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव जो है हमारे वो होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, एग्जीक्यूटिव हमने हमारी लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो भी लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए हैं, है ना, लेजिस्लेचर ने क्या करा है, लॉ बनाया है, उनको इम्प्लीमेंट करने का या उन्हें एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है वो दो तरह के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना। एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी में कौन आएंगे? जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, है ना, लाइक सीएम, पीएम एंड देन एग्जीक्यूटिव, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब आ जाएंगे ना। देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो उसमें हम सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव है हमारे वो डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट। एक्चुअली प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? हमने कल भी डिस्कस किया था हमारे लेक्चर में, पार्लियामेंट का। ठीक है, अदर दो पार्ट्स कौन से हैं पार्लियामेंट के? लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, नाउ what is the qualification required to become a president? He must be citizen of India, है ना, then he completed 35 years of age. लोकसभा में हमने कितना एज देखा था? 25 ईयर। राज्यसभा में 30 ईयर। और प्रेसिडेंट के लिए कितनी मिनिमम एज होना चाहिए? 35 ईयर्स, है ना। ऐसे थोड़ा लिंक करके लर्न करोगे तो बहुत जल्दी लर्न होगा। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है? सबसे पहला तो कि सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। देन उसके बाद जो भी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए वो सारी क्वालिफिकेशंस भी इनके पास होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है किसका लाइक कौन से हाउस का क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनके पास एज अ मेंबर लोकसभा का। ठीक है, नाउ नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। बट ये आप जिसको ये चीज़ आपको याद रखना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, केवल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा वो डिफाइन नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन कौन देता है? कोर्ट देते हैं टाइम टू टाइम। ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? मतलब ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो और जहाँ से आपको पैसे मिल रहे हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस हो गए? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। लोकसभा के मेंबर के लिए जितनी भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो इनके पास होनी चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ओके, टेन्योर इनका क्या होता है? 5 ईयर्स होते हैं, 5 ईयर्स होता है। रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया कि अगर इस तरह से रेजिग्नेशन लेटर पूछते हैं तो हमेशा आप इसको वाइस वर्सा कर दिया करें, है ना। जैसे स्पीकर किसको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर को। डेप्यूटी स्पीकर किसको देंगे? स्पीकर को। वैसे ही प्रेसिडेंट किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ठीक है, इस तरह से। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कौन लाइक प्रेसिडेंट को ऑथ दिलाने का वर्क जो है वो कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, देन और यस देन उसके बाद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, मतलब हम प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाते हैं। ओके, सो ये कैसे अपॉइंट होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू अपॉइंट होते हैं। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है ये आपको बहुत अच्छी से पढ़ना है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला है? केवल हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनके कौन से मेंबर? केवल इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, सो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, कितने होते हैं? 12, तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लोकसभा में भी पहले 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते थे जो एंग्लो कम्युनिटी से होते थे, है ना, बट अभी इसको हटा दिया है। सो ये जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इसका पार्ट नहीं होंगे। देन
सेम नॉमिनेटेड मेंबर्स यदि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के हैं तो वो भी यहाँ पर नहीं होंगे। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो काउंसिल होती है ना, स्टेट काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके मेंबर्स भी यहाँ पर नहीं होते हैं। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ही होंगे किसके, दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी। देखो, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स, कहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा के, केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर, काउंसिल के मेंबर हम नहीं लेते हैं, ओके। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी, वहाँ के भी केवल इलेक्टेड मेंबर्स। इन्हीं के बीच में क्या होता है, यही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी रिजल्ट निकलता है उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया जाता है। कितने 10 ईयर के लिए किया जाता है, 5 ईयर्स के लिए किया जाता है। एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। किस हाउस की मेंबरशिप के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, लोकसभा की। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, ठीक है। इतने सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। अब मान लीजिए जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो वहाँ पर उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम कौन करेंगे, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शंस जो होते हैं प्रेसिडेंट के, इनको कंडक्ट कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट अगर इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स कुछ हो जाते हैं तो वो कौन हैंडल करेगा, उन्हें कौन रिजॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेंगे, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को अपॉइंट तो कर दिया हमने, अब हमारे पास प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रोसीजर भी होनी चाहिए। तो जो प्रेसिडेंट की रिमूव करने की प्रोसीजर होती है उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को कब हम हटा सकते हैं, तो अगर प्रेसिडेंट वायलेशन करे कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। अब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। सो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, कोर्ट के ऊपर। केस टू केस के बेसिस पर वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिफाइन करते हैं। एक और चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफाइन नहीं थी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ओके। नाउ प्रोसीजर क्या होती है, अब ये तो हमने देख लिया कि जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट को हटाने की, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इम्पीचमेंट। अभी इम्पीचमेंट हमको लेकर कैसे आना है, ठीक है। तो इसकी एक प्रोसीजर होती है, क्या है कि जो चार्जेस हैं उन्हें साइन किए जाने चाहिए 1/4 मेंबर के द्वारा। मतलब अगर मान लेते हैं कि लोकसभा चाह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में वो चार्जेस फाइल करते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्जेस हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए 1/4 मेंबर किसके, लोकसभा के। अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो, अगर राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है तो 1/4 मेंबर, ओके। कितना होगा, लोकसभा में मेंबर्स होते हैं 542, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 4 8 ज़ा, मतलब कम से कम 138 मेंबर्स जो है वो इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर 138 मेंबर इसको सपोर्ट करते हैं तो ये जो इम्पीचमेंट मोशन होगा उसे स्पीकर एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। और फिर स्पीकर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे डेट कि कब हम इस मोशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे हाउस में, ओके। बट इसके साथ साथ आपको 14 डेज़ का नोटिस भी देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि आपके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है ना, 14 दिन पहले ही उनको बताना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि 1/4 मेंबर सपोर्ट करना चाहिए, 14 डेज़ का नोटिस आपको प्रेसिडेंट को पहले ही देना पड़ेगा। अब ये दोनों प्रोसीजर हो जाती है, उसके बाद पूरा डिस्कशन होता है, देन वोटिंग होती है इम्पीचमेंट मोशन के ऊपर। अब उस वोटिंग में जो रिजल्ट है उसमें वो जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है, या मोशन भी हम बोल सकते हैं, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है, वो कितने मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए, 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस। मतलब जो हाउस में मान लीजिए 552 है तो इसका जो भी 2/3 पार्ट होगा वो मेंबर इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। अगर इनसे कम मेंबर सपोर्ट करेंगे तो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा और प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जाएगा। अगर 2/3 मेंबर या उससे ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, ओके। सो ये क्राइटेरियाज जो है आपको याद रखना है। पहला क्या है, 1/4 है, देन 14 डेज़ है, देखो ये 1/4 तो 14 डेज़ एंड देन फिर 2/3, ओके। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन के थ्रू रिमूव नहीं किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हो गए, ये स्पेशली जो आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से डील करते हैं ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
मैंने यहाँ पर एक ही जगह आपके लिए डाल दिए हैं ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको सारे फैक्ट्स एक ही जगह पर मिल जाए। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपको याद रखना है वो है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो 2 अमेंडमेंट्स ही याद रखना है आपको प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में, और दोनों लर्न करना ईजी है। 24 और फिर 42 रिवर्स कर दो, ठीक है। 24th ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑब्लिगेटरी है उसका असेंट देने के लिए किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है, मान लो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है या डिलीट करना है तो उसको कोई एक मेंबर अकेला तो कर नहीं सकता, उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है ना। तो उसके लिए जो बिल पेश होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें वो ऐड या जो चाहें वो डिलीट कर सकते हैं, है ना। इसके लिए भी गवर्नमेंट के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। ओके, सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो कब आया था 1971 में, जो कि 24th नंबर का था, इसमें क्या लिखा था कि प्रेसिडेंट जो है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर साइन करना ही पड़ेगा, चाहे प्रेसिडेंट चाहे या ना चाहे। ओके, सेकंड क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या बोलता है कि मिनिस्ट्रियल एडवाइस जो होंगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होंगी। मतलब कि क्या हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, जिसको असिस्ट कौन करते हैं, पीएम करते हैं। तो अगर ये कोई भी एडवाइस देते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रेसिडेंट को इनकी एडवाइस जो है वो माननी ही होगी। प्रेसिडेंट उस एडवाइस को चेंज नहीं कर सकते या इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, सो 24th मतलब दोनों में ही प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया जाना है। 24th में बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को साइन करना ही पड़ेगा, और 42nd में बोल रहे हैं कि मिनिस्टर की एडवाइस को आपको मानना ही पड़ेगा। बट देर इज़ नो सच प्रोविजन फॉर द गवर्नर, मतलब गवर्नर के ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माने और ना चाहे तो नहीं माने। ओके, देन 72 क्या है, पार्डनिंग पावर के बारे में बताता है। पार्डनिंग पावर क्या होती है कि प्रेसिडेंट यदि किसी भी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है किसी भी कोर्ट के द्वारा या डेथ सेंटेंस दिया गया है तो प्रेसिडेंट उसे माफ़ कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं। ओके, तो ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में डिफाइंड है, आर्टिकल 72 में। और सेम पावर गवर्नर के लिए कहाँ पर डिसाइड है, 161 आर्टिकल में। ओके, अभी हम आर्टिकल्स को लर्न करने के लिए भी थोड़ा सा कुछ ट्रिक वगैरह जो है वो सीखेंगे। देन आर्टिकल 123 में है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है, एक्चुअली ये भी लॉ मेकिंग पावर ही होती है, बट ये प्रेसिडेंट के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है ना। जैसे कि लॉ बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, अब जब भी कोई बिल एक्ट बनता है या लॉ बनता है तो उसमें लोकसभा का भी लाइक असेंट होना चाहिए, राज्यसभा का भी होना चाहिए और प्रेसिडेंट का भी होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन आ गई है या इमरजेंसी नहीं भी है तो भी मान लीजिए कि लोकसभा वहाँ अवेलेबल नहीं है ना, लोकसभा रेसिस में चल रहा है या राज्यसभा नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर क्या किया जाए, और लॉ बनाना ज़रूरी है। तो वहाँ पर आता है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जिसमें मान लीजिए, देखो इसको लर्न करने का भी एक ट्रिक है। ऐसे लर्न करो, मान लीजिए एक हाउस अवेलेबल नहीं है या फिर दोनों हाउस अवेलेबल नहीं है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ जाती है, दोनों की मिला के 2 और 1 3 प्रेसिडेंट के ऊपर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो कि कहाँ पर डिफाइंड है, आर्टिकल 1 2 3 में। ओके, सो सिमिलर टू लाइक जो लॉ वगैरह बनता है वैसा ही है, बस ये किसके थ्रू बन रहा है, प्रेसिडेंट के थ्रू। क्यों बन रहा है, क्योंकि या तो लोकसभा नहीं है या तो फिर राज्यसभा नहीं है या दोनों ही नहीं है, और लॉ दोनों होंगे तभी बनेगा। तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस रिलीज़ कर देते हैं, और ये ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहता है, तब तक जब तक कि दोनों हाउस वर्क करना स्टार्ट ना कर दे, और 6 मंथ्स का उनके पास टाइम होता है ना, उसमें उनको कुछ या तो वो ऑर्डिनेंस को कंटिन्यू करेंगे या ऑर्डिनेंस को हटा देंगे, इस पर उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, सो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड, एक बार क्विक रिविजन। 24th जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को बाइंडिंग बनाता है, देन 42 जो कि मिनिस्टर की एडवाइस को बाइंडिंग बनाता है, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ओके, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की वो कब यूज़ कर सकते हैं, तो जब या तो एक हाउस सेशन लाइक एक हाउस जो है वो नहीं है या तो फिर दोनों हाउस नहीं है, उस कंडीशन में। ओके, देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए पावर्स एंड फंक्शंस आपको इसे नॉर्मली पता होना चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हें डिटेल्ड में आपको दिया भी नहीं है ना,
तो क्योंकि आप केवल वही पढ़े जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फैक्ट्स जो है वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की, जहाँ पर कि वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, है ना। अपॉइंटमेंट्स कैसे करते हैं, जैसे पीएम को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है ना। दैन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, तो ये सारी पावर जो है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। लेजिस्लेटिव पावर, जैसे अभी हमने वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को डिस्कस किया, तो वो भी एक तरह से क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है। फाइनेंशियल पावर क्या होगी, हमने हमारे लेक्चर में कल डिस्कस किया था पार्लियामेंट में कि जो मनी बिल है वो केवल कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में, और उसके लिए भी पहले परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की, तो वो फाइनेंशियल पावर हो जाएगी। जुडिशियल पावर में अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं 72, है ना, जो कि क्या बताता है, पार्डनिंग पावर। देखो 72 को भी आप थोड़ा सा ऐसे ट्रिक से लर्न करो तो ये 70 और ऐसे 2 यहाँ बना दो तो ऐसा, तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, पी, है ना। तो ये प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, जो कि कहाँ पर है, 72 में है। ओके, सो डिप्लोमेटिक पावर मतलब जो भी हम एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करते हैं, सो उसमें साइन करने के लिए जाते तो पीएम है, बट वो किसके बिहाफ पर किया जाता है, प्रेसिडेंट के। मिलिट्री पावर, जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस वगैरह उनके जो हेड है वो प्रेसिडेंट को कंसिडर किया जाता है। देन एमरजेंसी पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है, एमरजेंसी पावर, है ना। देखो एमरजेंसी मतलब क्या होता है, एमरजेंसी हमारे यहाँ 3 टाइप्स की होती है। अंडर आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी होती है, 356 स्टेट एमरजेंसी, है ना, या फिर हम इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, एंड 360 जो कि फाइनेंशियल एमरजेंसी होती है। नेशनल एमरजेंसी कब लगती है, 2 तरह से, या तो हमारे ऊपर कोई सी कंट्री अटैक कर दे, किसी के साथ हमारी वॉर हो रही हो, या तो फिर क्या, इंटरनल रिबेलियन हो जाए, है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में जो पावर है वो सारा किसके पास चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है ना। और प्रेसिडेंट के बिहाफ पर एक्चुअली काम तो कौन करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करती है, बट उस समय क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट केवल उन सब्जेक्ट्स पर काम करती है जो सेंट्रल लिस्ट में हो, बट जब इमरजेंसी हो तो स्टेट की पावर ख़त्म हो जाती है और सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के किसी भी लॉ पर स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। ओके, और ये जो पावर होती है इमरजेंसी की पावर, ये किस तरह की पावर है या किस तरह के फीचर को शो करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनिटरी फीचर को, है ना। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है कि हम फेडरल हैं इन वर्किंग, है ना, कि वर्क डिवाइड कर रखा है, बट हमारी जो स्पिरिट है वो क्या है, यूनिटरी है, और ये जो यूनिटरी कैरेक्टर है हमारा वो कौन बताता है, इमरजेंसी पावर बताती है। ठीक है, दैन उसके बाद 356 स्टेट इमरजेंसी से डील करता है। 356 में क्या बोला गया है, अगर स्टेट कोई डायरेक्शन दे, सेंटर डायरेक्शन दे स्टेट गवर्नमेंट को, लाइक कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को फुलफिल करना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी सेंट्रल लॉ पर लॉ बनाया है, बट स्टेट गवर्नमेंट उसे फॉलो नहीं कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही है, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो उस 2 कंडीशन में यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट को कंट्रोल करना ज़रूरी है तो वहाँ पर भी वो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ओके, और 360 किससे डील करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ फिनेंसेस में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गए हो या हमारे पास पैसा नहीं बचा है ना, तो उस कंडीशन में फिर क्या डिक्लेयर किया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। अब ये सारा जो डिक्लेरेशन है वो करते कौन है, प्रेसिडेंट, पर करते किस, प्रेसिडेंट करते हैं, बट करते किसकी एडवाइस पर है, पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। ओके, आई होप आपको इमरजेंसी समझ में आ गया होगा। नाउ गवर्नर। ओके, गवर्नर की पावर या गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। एक और चीज़ है प्रेसिडेंट में कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, उन्हें क्या बोला जाता है, टाइट्यूलर हेड। टाइट्यूलर हेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कोई अपनी रियल पावर नहीं होती है ना, मतलब रियल या डायरेक्ट पावर नहीं होती है। हमें काम तो प्रेसिडेंट करते हैं, बट हमेशा किसकी एडवाइस पर वो काम करते हैं या कोई भी एक्शन लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें टाइट्यूलर हेड बोला जाता है। हमारे यहाँ रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सारा जो डिसीज़न है वो कौन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किसे पावरफुल बनाता है, पीएम को पावरफुल बनाता है। ठीक है, इसीलिए उसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। नाउ मूव टू गवर्नर।
गवर्नर को अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। क्वालिफिकेशन सिटीजन होना चाहिए इंडिया के, और एक और है कि कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, और कम से कम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। एक और कंडीशन गवर्नर के लिए होती है कि अगर हमें मान लो एमपी का गवर्नर अपॉइंट करना है, ओके, तो एमपी का गवर्नर केवल वही बन सकता है जो एमपी का सिटीजन ना हो, है ना, जो एमपी को बिलोंग नहीं करता हो। मतलब सेम स्टेट का इंडिविजुअल सेम स्टेट में गवर्नर नहीं बन सकता। और ये किस अमेंडमेंट में लिखा गया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, सॉरी नहीं, ये केवल उसमें मतलब जितनी भी हमारी वो होती हैं कन्वेंशंस वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया गया था। ओके, सो क्या हो गया? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, देन उसके बाद कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, देन वो उस स्टेट को बिलोंग नहीं करने चाहिए जहाँ पर उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है। मतलब अगर एमपी में हमें किसी को अपॉइंट करना है तो वो एमपी का मेंबर नहीं होना चाहिए, उसी पर्सन को हम एमपी का गवर्नर बना सकते हैं। ओके, टेन्योर इनका फिक्स नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट का 5 ईयर है वैसा इनका टेन्योर फिक्स नहीं है। रेजिग्नेशन लेटर ये किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि अपॉइंट कौन कर रहा है इन्हें? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। टेन्योर फिक्स नहीं है मतलब कि क्या? प्रेसिडेंट जब चाहे इनको रिमूव कर सकते हैं, लाइक इनकी पोस्टिंग कहीं और कर सकते हैं, इस तरह के चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। नाउ पावर्स एंड फंक्शन सेम इनके लिए भी है। एग्जीक्यूटिव पावर है ना, जहाँ पर ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर इनके पास भी होती है ना। देन फाइनेंशियल पावर एंड जुडिशियल पावर कहाँ पर डिफाइंड है? 161 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनसे रिलेटेड 161 अभी हमने डिस्कस किया। पार्डनिंग पावर होती है इनके पास। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बोलता है कि सेम पर्सन को आप 2 स्टेट्स के लिए भी गवर्नर बना सकते हो। ठीक है, जैसे 7 तो साथ साथ ऐसे याद कर सकते हो, साथ साथ मतलब 2 स्टेट्स का साथ साथ आप एक गवर्नर अपॉइंट कर सकते हो। ओके, देन पार्डनिंग पावर में यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर में एक डिफरेंस है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी तरह का कन्विक्ट लाइक किसी भी कोर्ट ने पनिशमेंट अगर दिया हो या डेथ सेंटेंस दिया हो तो प्रेसिडेंट उसे पार्डन कर सकते हैं। बट गवर्नर के पास जो कंडीशन होती है, गवर्नर डेथ पेनल्टीज़ को पार्डन नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें जो भी जो भी डेथ पेनल्टी से रिलेटेड केसेस होंगे उन्हें कहाँ पर शिफ्ट करने होंगे? प्रेसिडेंट के पास करने होंगे। एंड देन अगर मार्शल कोर्ट के थ्रू उन्हें पनिशमेंट मिली है तो भी वो उसे पार्डन नहीं कर सकते। ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, नाउ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट लेट डाउन एनी प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। मतलब प्राइम मिनिस्टर देखो रियल हेड होते हैं, है ना, गवर्नमेंट के, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब इन्हें अपॉइंट कैसे किया जाए उसके लिए पूरा डिटेल्ड जो डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करा गया है। केवल कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है अंडर आर्टिकल 75 कि पीएम होने चाहिए, जिन्हें अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट, और इसके साथ साथ इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए या अदर मिनिस्टर्स होने चाहिए, जिन्हें भी कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। बस ये लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में। मतलब किसे किस तरह से अपॉइंट करना है ये नहीं लिखा है। मतलब पीएम को कैसे अपॉइंट करना है, अदर मिनिस्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है वो नहीं लिखा है। बस क्या लिखा है कि पीएम होने चाहिए, जिन्हें कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर्स, जिन्हें कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। और किसके एडवाइस पर अपॉइंट करेंगे? पीएम के एडवाइस पर। ठीक है, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर हिम ऑथ ऑफिस एंड सिक्रेसी। अब प्राइम मिनिस्टर को जो ऑथ दिलाने का काम है वो किसका होता है? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टेन्योर इनका भी फिक्स नहीं है ना, ये कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं? जब तक प्रेसिडेंट का इनके ऊपर प्लेजर रहता है ना। अब प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि जब चाहे जब पीएम को उनके पोस्ट से हटा सकते हैं, नहीं। अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो प्रेसिडेंट उन्हें नहीं हटा सकते। बट अगर मेजॉरिटी कल ही मान लो आज अपॉइंट किया गया है और मान लीजिए कि कल ही इनके पास से मेजॉरिटी चली जाती है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि इन्हें वो उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। ओके, नाउ कुछ पावर्स एंड फंक्शंस है पीएम की। पीएम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिस्कशन होगा, जो भी लाइक उनके डिसीजंस होंगे, वो सारे डिसीजन वो किस तक पहुंचाते हैं? प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं। मतलब एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। रिकमेंड करते हैं पर्सन को कि किन्हें अपॉइंट किया जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री में, है ना, किसे कौन सा मिनिस्ट्री दिया जाएगा, किसे अपॉइंट किया जाएगा। ये सारा जो डिस्कशन है या सारा जो डिसीज़न है वो किसका होता है? पीएम का। और फिर ये किसको बता देते हैं? प्रेसिडेंट को, कि इन्हें यहाँ यहाँ अपॉइंट करना है, और प्रेसिडेंट उन मेंबर्स को उस मिनिस्ट्रीज़ में अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आर्टिकल 78 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो पीएम है ना,
जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिसीज़न ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी डिसीज़न होते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर लिए जाते हैं, बट उन डिसीजंस को लेने वाला कौन होता है? पीएम। तो इसीलिए पीएम को टाइम टू टाइम जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सारा जो है वो किसे बताना पड़ता है? प्रेसिडेंट को। ओके, और ये उनका ड्यूटी का पार्ट है, और ये किस में आता है? आर्टिकल 78 में आता है। देन आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड कौन करेगा? पीएम। क्यों हेड करेंगे? ताकि वो ऐड और एडवाइस कर सके प्रेसिडेंट को। जैसे अभी हमने एमरजेंसी वाली पावर डिस्कस की थी, है ना। मान लीजिए कि सेंटर को लगता है कि कोई भी स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रहा है, तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम होंगे वो किसको एडवाइस करेंगे? प्रेसिडेंट को। तो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको कि हेड करे पीएम, वो होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के सिस्टम में, ठीक है, जो हमेशा प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहें कि कब किस तरह से उन्हें एक्शन लेना है। तो कितने आर्टिकल्स हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं पीएम से रिलेटेड? देखो, सबसे पहले आर्टिकल 74 अभी हमने पढ़ा। 74 क्या बोलता है कि पीएम होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, जो किसको एडवाइस करेगी? प्रेसिडेंट को। 75 में हमने क्या डिस्कस करा कि ये जो पीएम होंगे और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, इसको कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। पीएम को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर? पीएम की एडवाइस पर, ठीक है। देन 2 आर्टिकल को छोड़ दीजिए, 78 पर आइए। 78 में क्या बोला गया है कि जो भी फंक्शंस हैं या जो भी डिसीजंस पीएम ले रहे हैं वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, है ना, प्रेसिडेंट को बताना, उन्हें अवेयर करना जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। ये कहाँ पर डिफाइंड है? 78 में। सेम चीज़ें हम गवर्नर में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे देखो 11 माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 3 और 1 लगा दो, तो यही सेम पावर जो यहाँ पर 74 आर्टिकल में कही है वही 163 में कही है, किसके लिए? गवर्नर के लिए। यहाँ पर 11 माइनस करो तो 164 एंड 78, 164, 65, 66, 67, ठीक है, सेम पावर जो है। तो आप एक आर्टिकल लर्न करोगे प्रेसिडेंट के, तो गवर्नर के मतलब 3 के साथ 3 और एक्स्ट्रा आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, तो कौन कौन से एक बार और डिस्कस करते हैं? 74, 75, 78, और सेम गवर्नर के लिए 163, 164 एंड 167। ओके, नाउ सीएम हु बिकम पीएम, लाइक हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए। मैंने किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा था, इसीलिए यहाँ पर डाल दिया कि चीफ मिनिस्टर जो क्या कौन बने हैं? पीएम बने। जैसे नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के सीएम थे और अभी क्या है? वो पीएम है। तो ऐसे कितने मेंबर्स हैं हमारे यहाँ जो पहले सीएम थे और अब क्या बन गए हैं? पीएम बन गए। तो 6 सीएम थे जो पीएम बने हैं: मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा एंड नरेंद्र मोदी। ओके, तो थोड़ा सा आप एक बार इनके नाम देख लेना। सेकेंड है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन से आर्टिकल से डील करता है? 74, 75 एंड 78। ओके, अभी हमने सारे जितने भी डिस्कशन किए उसमें सब में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो 15% जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब 552 मेंबर्स हैं, अब इसका जितना भी 15% होगा उससे ज़्यादा मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप अपॉइंट नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग पीएम। ये कहाँ पर डिफाइंड है? कॉन्स्टिट्यूशन में। और किसके थ्रू हमने इसको अमेंड किया है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब एक और चीज़, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यहाँ पर हमने लिखा है कि 15% स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लोकसभा की, है ना। तो केवल लोकसभा की, राज्यसभा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल कहाँ पर होती हैं? लोकसभा में। तो इसीलिए 15% किसका? लोकसभा का। और ये हमने किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अभी आई थिंक हमने 3 अमेंडमेंट्स पढ़े प्रेसिडेंट से रिलेटेड, 24, 42 और एक ये 91st। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। तो ये आपको बिल्कुल एक डेप्थ में एनालिस करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ मिनिस्टर्स के पास नहीं होती है, ठीक है। देन सीएम अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सेम जो पीएम के लिए पढ़ा है वही किसके लिए होगा? सीएम के लिए। पीएम को अपॉइंट कौन कर रहे थे? प्रेसिडेंट। इन्हें कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर। पीएम को जो सिक्रेसी है, ऑथ ऑफ सिक्रेसी है, वो कौन दिला रहा था? प्रेसिडेंट। यहाँ पर कौन एडमिनिस्टर करवाएंगे? गवर्नर। पीएम का टर्म फिक्स है क्या? नहीं। कब तक ऑफिस में रहते हैं? जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर रहता है। सेम चीज़ यहाँ, टेन्योर फिक्स नहीं है। कब तक रहते हैं? जब तक गवर्नर का प्लेजर हो। ओके, पावर्स एंड फंक्शन सेम। अभी हमने आर्टिकल्स भी डिस्कस कर लिए हैं इससे रिलेटेड भी। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? 163, 164,
देन 167 ब्रिज की तरह वर्क करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में, रिकमेंड करते हैं पर्सन्स, सॉरी यहाँ पर प्रेसिडेंट हो गया है ना, गवर्नर होगा, रिकमेंड करते हैं गवर्नर को कि किन्हें मिनिस्टर के मिनिस्टर लाइक किन्हें कौन सी मिनिस्ट्री देना है, किन्हें मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट करना है, ये सारा जो डिसीजन है वो किसका होता है, सीएम का होता है, पर अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर। इन्फॉर्मेशन देते हैं गवर्नर को जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह है ना, उससे रिलेटेड। 163 क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम होने चाहिए, है ना, जो किसको ऐड करेंगे, गवर्नर को, और इन्हें अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। ये किस में दिया है, 164। देन अब ये दोनों अपॉइंट हो गए, तो ये दोनों जो भी वर्क कर रहे हैं ये किसको बताना पड़ेगा, गवर्नर को, किसको बताना पड़ेगा, सीएम को, और ये किस में लिखा हुआ है, अंडर आर्टिकल 167। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करके लर्न करोगे तो बहुत ईजी लर्न हो जाएगा, है ना। पॉलिटी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आर्टिकल्स को लर्न करना भी सिंपल हो सकता है अगर आप उसे लिंक करके लर्न करें तो। नाउ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ओके। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, मतलब जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया वो अपने आप ही चेयरमैन हो जाएगा राज्यसभा का, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट तीनों की एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 ईयर्स। देन इन्हें क्वालिफाई होना होगा इलेक्शन के लिए, किसके, राज्यसभा के, है ना। क्यों, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन बनने वाले हैं, इसीलिए किसकी मेंबरशिप भी चाहिए इनको, राज्यसभा की, ओके। मेंबर नहीं होते हैं बट मेंबरशिप के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी इनके पास होनी चाहिए। सेम चीज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर इलेक्शन प्रोसीजर देखो क्या डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर में हमने क्या देखा था, केवल इलेक्टेड मेंबर्स, है ना, कौन, केवल इलेक्टेड मेंबर्स, कहाँ के, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दिल्ली और पुडुचेरी के। नॉमिनेटेड मेंबर्स थे क्या, नहीं। बट वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, और केवल कहाँ के होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, जिसमें कौन होते हैं, मेंबर्स, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही, किसके, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के। कौन यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है, तो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल के मेंबर्स तो प्रेसिडेंट में भी नहीं थे बट वाइस प्रेसिडेंट में भी नहीं होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स भी यहाँ पर नहीं होते हैं, ओके। नाउ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन, अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी कंडक्ट कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसे भी रिजॉल्व करने का काम किसका होता है, या इंक्वायर करने का काम किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का। इनका टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स का। रेजिग्नेशन लेटर ये किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। अब इन्हें हटाया कैसे जाता है, तो हमने प्रेसिडेंट के लिए कौन सा प्रोसेस पढ़ा, इम्पीचमेंट, बट वैसा कोई इम्पीचमेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए लाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। इन्हें राज्यसभा में रिजोल्यूशन के थ्रू हटाया जा सकता है, जिसको कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करवाना पड़ता है, और साथ साथ वो जो रेजोल्यूशन है वो लोकसभा में भी पास होना चाहिए, तभी आप वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इतना एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हमारे लिए सफिशिएंट है। अब इसके बाद आता है जुडिशरी। सो ये आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, है ना, ओके। तो यदि आपको कुछ भी डाउट आते हैं जितना भी अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उन्हें रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।